ये बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का तीसरा क्लास करेंगे। तो आइए, आपका पहला जो प्रश्न है उसको जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? इस प्रश्न में ज़्यादा बात को याद नहीं रखना है, बस एक ही बात याद रखिएगा कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला। क्या याद रखिएगा? जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कालीबंगा से। कहाँ से में हुआ है? कालीबंगा से। बिल्कुल, जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से हुआ है। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि कालीबंगा किस राज्य में है, बताइए। राजस्थान में। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान में है। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा पुरा स्थलों की खुदाई से, किससे? हड़प्पा पुरा की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज जो कि सर्वोत्तम है? हड़प्पा से प्राप्त कलाकृतियों में सबसे उत्तम चीज जो है किनको माना गया है? मोहर को माना गया। किनको माना गया है? मोहर को। मोहर को माना गया है। हड़प्पा पुरा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज को सर्वोत्तम माना गया है? मोहर को। अगला प्रश्न है कि कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति, बोलिएगा जरा। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति। बिल्कुल, तो कांसे की बनी एक नर्तकी, नर्तकी मतलब डांस करने वाली जो लड़की होती है उसको नर्तकी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये डांस करने वाली जो नर्तकी की छोटी मूर्ति मिली थी वो हड़प्पा किस स्थल से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो बताइए कि सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता नहीं, ये तांबे का पतन जो हुआ था, उस पतन के योगदान में कौन सा धातु? कांसा दिया था। तो याद रखिएगा कि कांसा की बनी नर्तकी की मूर्ति जो है आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, हड़प्पा कालीन स्थलों से मिट्टी की मूर्तियां अधिकांश किनकी थी? तो नारी की थी। यानी कि हड़प्पा के काल में सबसे अधिक मूर्ति जो मिली हुई थी वो क्या चीज की मूर्ति मिली थी? नारी की मूर्ति मिली। अब यहाँ से एक प्रश्न और यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे अधिक मिट्टी की मूर्ति जो मिली थी वो नारी की मिली थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन समाज जो था वह कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक की पितृसत्तात्मक। क्योंकि लड़की का मूर्ति ज्यादा मिला, मतलब लड़की का वैल्यू ज्यादा दिया गया, इसलिए वो समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक। और हड़प्पा कालीन स्थलों में नारी मिट्टी की मूर्ति जितनी भी मिली थी उसमें सबसे अधिक किसकी मूर्ति मिली थी? नारी की मूर्ति मिली थी। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी, क्या चीज लिपि जो थी, है ना, लिपि की जानकारी मुझे मिलती है, और वो लिपि की जानकारी कहाँ से मिलती है? मोहर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोहर से। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी लिपि थी वो लिखी हुई कुछ थी, वो पता है, लिपि की बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन क्या लिखी थी उसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। बात समझ में आ रहा है ना? और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो कैसी थी? यहाँ जो एक प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो वो आपको पहले से पता है कि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपि जो है किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, बताइए। भाव चित्रात्मक लिपि जो है वह आपको किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है? तो दाई से बाई के तरफ, और फिर जो है बाई से दाई के तरफ। मतलब शुरुआत जो किया आता है दाई से शुरू किया आता है। कहाँ से शुरू किया आता है? दाई से। तो जिस तरह से उर्दू का शुरुआत किया आता है दाई से, ठीक उसी तरह से जो है सो आपको भाव चित्रात्मक लिपि जो सिंधु सभ्यता में था वो भी आपको दाई से ही शुरू किया आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए कि सिंधु सभ्यता में लिपि के बारे में जानकारी जो आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मोहर से। तो हम बता ही तो दिए आपको कि लिपि की जानकारी हमको मोहर से ही मिलता है, क्योंकि मोहर पर कुछ लिखा हुआ था तो हम लोग उसको लिपि मान लिए। लेकिन दुखद की बात यह है कि लिपि में क्या लिखा था उसकी जानकारी आज तक पता नहीं चल पाया। इसलिए याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? मोहरों से मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। तो क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा गया? नहीं, आज तक नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था इसका अभी तक भी हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं। हड़प्पा या सिंधु लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कहे या सिंधु सभ्यता की लिपि कहे, बात बराबर है, क्योंकि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम जो कब प्रकाश में आई थी? तो 1853 ईस्वी में। और इस प्रश्न को आप लोग भी कर लीजिए, इसको आप लोग रट लीजिएगा कि हड़प्पा या सिंधु की लिपि की सर्वप्रथम प्रकाश में कब आई, सर्वप्रथम जानकारी कब हुई? तो 1853 में, 1853 ईस्वी में।
हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो सबसे पहले प्रकाश में कब आया? 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सिंधु लिपि प्रकाश में कब आई? तो देखिए यहाँ पर है कि सिंधु लिपि प्रकाश में कब आई, तो ये आपको 1923 ईस्वी में आई। कब आई है? 1923 ईस्वी में। लेकिन देखिए यहाँ पर हड़प्पा या सिंधु लिपि की बात थी जो कि आपको 1853 में आई थी। यहाँ पर कह रहा है कि संपूर्ण सिंधु लिपि, संपूर्ण मतलब जितना भी सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो सब लिपि के बारे में अंततः जो जानकारी मिली है 1923 ईस्वी में, जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और उसी में जो है एक नारा भी दिया गया था, पता है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। तो आइए अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है और ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की लिपि प्रकाश में कब आई? तो 1853 में। लेकिन संपूर्ण लिपि कब जानकारी में आई? तो 1923 ईस्वी में। देखिए पहले इक्का दुक्का का पता चला, फिर धीरे धीरे सबका धीरे धीरे पता चलता चला गया और जितना भी लिपि था सबके बारे में जानकारी कब मिल गया? तो 1923 में। तो देखिए लिपि के बारे में पहली जानकारी कब मिला? 1853 में। लेकिन सब लिपि के बारे में जानकारी कब मिला? 1923 में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सिंधु लिपि जो थी वो किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? और ये प्रश्न अभी बता ही दिया आपको। तो यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी और फिर बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी, जैसे आप उर्दू लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना, किसकी पूजा सबसे अधिक की जाती थी? बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो है या सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्ति जितनी भी मिली है उसमें सबसे अधिक क्या चीज की मूर्ति थी? नारी, महिलाओं की मूर्ति थी। तो जब नारी की मूर्ति थी इससे स्पष्ट क्या होता है कि सिंधु सभ्यता की समाज जो थी वो नारी सत्तात्मक थी, यानी कि आपको जो है सो मातृ सत्तात्मक थी। और उसी से यह भी स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक पूजा किनको की जाती थी? बताइए। तो मातृ देवी को पूजा की जाती थी। बात समझ में आ रहा है? किसकी पूजा की जाती थी? मातृ देवी की। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। बात समझ में आ रहा है? अब आपका अगला प्रश्न है कि किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ वेदियां का प्रमाण मिला है? यज्ञ वेदियां का मतलब होता है जिसमें हवन कुंड और अग्नि कुंड जो है सो जो होता था, ठीक है ना, तो उस कुंड को ही हम लोग यज्ञीय वेदिया कहते हैं, जिसमें यज्ञ नहीं होता है, जिसमें हवन करता रहता है। बात समझे कि नहीं? तो हड़प्पा स्थलों में यज्ञ वेदियां का जो प्रमाण मिला है वो हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा से। बिल्कुल। तो हवन कुंड और अग्नि कुंड की जानकारी कहाँ से मिला है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा से। हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव का आद्य रूप या पाशुपत रूप में चित्रित किया गया है? शिव का आद्य रूप, शिव का कौन रूप? आद्य रूप। और पाशुपत रूप का जो चित्रित किया गया है वो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना। किस पुरास्थल से एक मुद्रा में, मुद्रा का मतलब क्या होता है? पैसा। मुद्रा मतलब पैसा नहीं, यहाँ पर मुद्रा मतलब अवस्थिति होता है, सिचुएशन, है ना। इस रूप में, मुद्रा का मतलब यहाँ पर रूप हुआ। तो मतलब कहने का मतलब कि किस स्थल से प्राप्त एक मुद्रा में, है ना, एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप और पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त। देखिए ये जो प्रश्न है इसको जरा हम लोग देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है? तो यहाँ आप लोग जरा समझिए इस प्रश्न को। आद्य रूप का मतलब होता है आदि अनंत। आद्य का मतलब क्या होता है? अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है उनको हम लोग आद्य रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य रूप कहते हैं। दूसरा है पाशुपत। देखिए यहाँ जो पाशुपत लिखा है, पाशुपत का मतलब होता है पशुओं का पति, यानी कि पशुओं का भगवान, मवेशियों का भगवान। तो बताइए कि मवेशियों का भगवान किनको कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया। किसको कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है। तो याद रखिएगा कि किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में, मतलब एक पैसा में, मुद्रा मतलब सिक्का, पैसा में जो है शिव के आद्य रूप, है ना, भगवान शिव का आद्य रूप और पाशुपत रूप का चित्रित किया गया है। तो मोहनजोदड़ो का जो मुद्रा था, कहाँ का मुद्रा? मोहनजोदड़ो का जो मुद्रा था उसमें आपको भगवान शिव का आद्य रूप, किसका? भगवान शिव का आद्य रूप और
पाशुपत रूप का चर्चा किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा। तो बताइए एक बार पुनः कि हड़प्पा के किस स्थलों से प्राप्त मुद्रा पर भगवान शिव के आद्य रूप और पाशुपत रूप का चित्रित किया गया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिक्कों पर भगवान शिव के आद्य रूप और पशुपत रूप का चर्चा किया गया है, चित्रित किया गया है। ठीक है यहाँ तक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष कौन सा है? तो देखिए, पवित्रतम का मतलब होता है जो सबसे पवित्र वृक्ष था उसका नाम आपको बताना है। हड़प्पा वासियों का जो सबसे पवित्र वृक्ष था उसका क्या नाम था? पीपल। क्या नाम था? पीपल। हड़प्पा वासी का जो सबसे पवित्र वृक्ष था वो कौन सा था? पीपल था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस पशु को सबसे अधिक पवित्र मानते थे? बताइए, हड़प्पा वासी जो है किस पशु को सबसे अधिक पवित्र मानते थे? तो कुबर वाले सांड को। कुबर वाले सांड को सबसे अधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा वासी कुबर वाले सांड को सबसे पवित्र मानते थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कुबर वाला जो सांड वाला प्रश्न पढ़े हैं उसको भी आप लोग महत्वपूर्ण कर लीजिए। सबसे पवित्र वृक्ष जो है ये भी महत्वपूर्ण कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है ये अधिकतर बच्चे इस ऐसे ऐसे प्रश्न क्या करते हैं? फंस जाया करते हैं। चलिए याद रखिएगा कि हड़प्पा वासी का पवित्रतम वृक्ष जो था वो कौन सा था? पीपल था। अच्छा, सर्वाधिक पवित्र कौन सा वृक्ष था? पीपल। और सर्वाधिक पवित्र कौन सा पशु था? कुबर वाला सांड। लेकिन आज कुबर वाला सांड को देखते ही सभी लोग क्या करता है? डंडा से, ईंट पत्थर से उसको जो है सो है ना पीटने लगता है। गलत बात है। हड़प्पा वासी पशु को, हड़प्पा वासी जो किस पशु को सबसे अधिक पवित्र मानते थे? कुबर वाला सांड को। ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी का प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा समाज जो था वो किस प्रकार का समाज था? मातृसत्तात्मक। बताइए, ये प्रश्न की चर्चा हम कर दिए थे ना पहले और आज क्लियर भी हो गया कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा गया है? इस प्रश्न को आप लोग पहले रटिए, फटाफट से याद कीजिए। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। जोर से रटिए फटाफट से। तो भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो देखिए, भारत जब आज़ाद हो गया 1947 ईस्वी के बाद सबसे पहले किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई? तो रोपर की। किसकी? रोपर की। और इस प्रश्न को आप लोग जितना बार भी आय करेंगे उतना बार कम ही रहेगा, क्योंकि भारत के आज़ादी के बाद यह पुरास्थल का खोज किया गया था, है ना। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले जो पुरास्थल का खोज हुआ वो कौन सा स्थल था? रोपर था। भारत के आज़ादी के बाद किस पुरास्थल का खोज हुआ था? रोपर का, है ना। जब भारत आज़ाद हो गया तो बताइए भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। कब आज़ाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो है सो रोपर का खोज हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि आज़ादी मिलने के बाद, किसकी आज़ादी? भारत की आज़ादी के बाद। जब भारत की आज़ादी मिल गई तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल, सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में मिले? तो यह इसके बाद गुजरात में मिले हैं। इसको भी आप महत्वपूर्ण कर लीजिए, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा स्थल खोजा गया? गुजरात। हम कह रहे हैं हड़प्पा भारत के आज़ादी के बाद जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा स्थल खोजा गया था? तो रोपर खोजा गया था। लेकिन अभी जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत के आज़ादी के बाद जो सबसे अधिक स्थल की प्राप्ति हुई थी वो किस क्षेत्र में हुई थी, किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर आपको गुजरात हो जाएगा। प्रश्न समझे अभी कि नहीं? भारत के आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? तो रोपर। और भारत के आज़ादी के बाद सबसे अधिक पुरास्थल कहाँ पर मिला, कहाँ पर प्राप्त हुआ? गुजरात में। पता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा का पुरास्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल जो है वो आपको धौलावीरा है।
चलिए ये भी प्रश्न आप भी कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर अगर ऑप्शन में मोहनजोदड़ो होगा तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। हम जानते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो से बड़ा सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल का नाम धौलावीरा है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल का नाम क्या है? धौलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल का नाम क्या है? धौलावीरा है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? यस सर। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों का या मुर्दों का टीला कहा गया। बताइए, ये भी प्रश्न आपको चर्चा कर दिए थे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसके साथ साथ सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखिलस्तान बोलेगा, क्या बोलेगा? नखिलस्तान। तो सिंध का नखिलस्तान या मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। तो बताइए कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। तो एक बार प्रश्न बता दीजिए कि तांबे के पतन में कौन सा धातु योगदान दिया था? कांसा दिया था। और छोटी सी मूर्ति जो मिली थी कांसा की, वो क्या किसकी मूर्ति थी? तो नर्तकी नृत्य करती हुई एक नारी की मूर्ति थी। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि इस समय में ही आपको जो है तो कांसा अपना स्थान ले लिया था, कांसा का प्रचलन हो गया था। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य की सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किन हड़प्पा पुरास्थल से घोड़े की अस्थियों का प्रमाण मिला है? घोड़े की हड्डियों का प्रमाण जो मिला है लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से। बताइएगा कहाँ कहाँ से मिला है? लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से। घोड़े का अस्थि पंजर या घोड़े की हड्डी का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डियां का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो याद रखिए, अगर लघु हड़प्पा जो कहा जाता है, आपको बात समझ रहे हैं, लोथल को कहा था। किसको कहता है? बताइए कि किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? बताइए। छोटा हड़प्पा के नाम से जाना जाता है आपको लोथल को। इस प्रश्न को भी कर लीजिए। किस पुरास्थल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल को। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? और घोड़े की हड्डियां का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से। लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से। और लघु हड़प्पा किसको कहा जाता है? लोथल को। लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? सबसे पहले सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने। किसने कहा? सबसे पहले सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने कहा। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? तो देखिए, विद्वानों ने वैदिक काल, आइए अब जो है वैदिक काल से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो बताइए, वैदिक काल का विभाजन आपको 2 भागों में हुआ है ना? आप लोग तो पहले से पढ़ चुके हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बताइए, ऋग्वैदिक काल का कब से कब तक समय माना गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद आया कि नहीं याद आया? चलिए तो बताइए कि वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे हम कौन सा काल कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। चलिए अगला प्रश्न है कि कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल अभी जस्ट आपको बताए हैं। और कब से कब तक माना गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बताइए कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक के समय को मनाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को मनाया जाता है। देखिए, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे कौन सा काल कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई। 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और
आरण्यक तथा उपनिषदों की रचना जो हुई है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप लोग भी कर लीजिए, मोस्ट भी कर लीजिए। देखिए ऋग्वेदिक काल की रचना जो हुई है ना वो आपको अलग समय में हुई है, जबकि उसके अलावा जो 4 वेद में से 3 वेद बचता है उसका निर्माण आपको 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुई। तो बताइए कि किस वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, तो ऋग्वेदिक काल को छोड़ करके तीनों वेद की रचना उत्तर वैदिक में ही हुई है, यानी कि आपको जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना किस काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल में। कब हुई है, तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। तो बताइए जिस काल में ऋग्वेद काल के अतिरिक्त 3 वेदों की रचना हुई है वो आपको कब हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखिएगा 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना किस काल में हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।